बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन तक चली गई थी और फिर वहाँ से पाकिस्तान को बचाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी बिलाखिर उनके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। IMF से पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है और स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। लेकिन IMF की तरफ से जो शराइत हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में भी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे होंगे और जो पाकिस्तान के अवाम हैं उन पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। क्या ऐसे इकदाम कर सकती है मौजूदा निगरान हुकूमत कि वो कुछ मुआशी तौर पर जो बिल्कुल ही दबाव में हैं पाकिस्तान के अवाम उनको कहीं बाहर निकाले, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले? तो अवाम को रिलीफ देने के लिए निगरान हुकूमत सर जोड़ के बैठती तो है, लेकिन शायद उनके पास अभी फौरी तौर पर कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने भी जो बिजली का तरसीली निज़ाम है उसके लिए 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। ये जो कर्ज़ है ये भी पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान में SIFC जो एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उसको भी बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी आएगी और उस हवाले से मस्बत पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के पास एक मुआशी एजेंडा, एक मुआशी पॉलिसी का फुकदान है। उसकी वजह क्या है, कुछ आज के प्रोग्राम में उस हवाले से बात करेंगे। और अब जब IMF के साथ मुआहदा हो चुका है, आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे और जो सियासी जमातें इंतखाब के लिए जा रही हैं, इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो चुकी हैं, उनके पास पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से निपटने का कोई प्रोग्राम मौजूद है या नहीं है? सिर्फ सियासी बयानबाजी काफ़ी होगी या आवाम को बताना होगा कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए ये सियासी जमातें क्या कर सकती हैं और इनके पास क्या प्लान है? और प्रोग्राम के आखिर में जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ केसेस में क्या पेशरफ्त हो रही है और अगर इंतखाब हो जाते हैं उनकी अदम मौजूदगी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि हुकूमती ज़राए और वज़ीर इत्तलात जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बिल्कुल ज़ेर गौर नहीं है। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मौजूद होगी और जो बैलेट पेपर है उस पर उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो भी मौजूद होगा। लेकिन अगर उनके चेयरमैन इमरान खान नहीं होते तो उसका क्या असर होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, पाकिस्तान के मारूफ मारे मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान की इकॉनमी में अभी काफ़ी मस्बत अशारिये नज़र आ रहे हैं। IMF के साथ मुआहदा भी हो गया, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे एक कर्ज़ की बात भी हो रही है। SIFC जो है वो भी फोर्स ही कर रही है कुछ इन्वेस्टमेंट्स के आने का। किस तरह से देखते हैं आप कि ये जो एफ़र्ट थी ये किस तरह से समरात लेके आई है? ये सही टाइम लाइन के ऊपर ही निगरान हुकूमत कर पाई है ये मुआहदा? जी, समरात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल कुछ मस्बत समरात सामने आए हैं। इनके पीछे इस्लामी इक़दामात ज़्यादा हैं और पॉलिसीज़ का अभी भी तंजीला फुक़दान नज़र आता है। तो एक ख़ास सी तफ़रीक कर लें, इंतज़ामी इक़दामात यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड पॉलिसी मेजर्स, या पॉलिसी क्या आ रही है। पॉलिसी अभी तक कोई सामने नहीं आई, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ज़रूर सामने आए हैं। जब मैं कहता हूं कि पॉलिसी सामने नहीं आई तो उससे मेरी मुराद ये है कि अगर बजट का खसारा जो है वो कहीं 8,000 अरब पे पहुंच रहा है तो किसी किस्म की पॉलिसी हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आई कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। अगर हमारा जो बिजली का सर्कुलर डेट है वो कोई 2,500 अरब पे पहुंच गया है, गैस का उससे भी ज्यादा है, उसके मुतालिक इंतजामी इकदाम जरूर सामने आए हैं बिजली की चोरी को रोकने के और गैस की चोरी को शायद रोकने के, लेकिन कोई पॉलिसी सामने नहीं आई कि किया क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ क्या किया जाएगा, पावर प्लांट्स के साथ क्या किया जाएगा। इसी तरह जो जो सूद की मद में 7,300 अरब रुपया मुख्तस किया गया था और अब कहा यह जा रहा है कि सूद की मद में कहीं 8,500 अरब चाहिए होगा। तो सूद की मद में जो मुख्तस की अमाउंट है उसको कम किस तरह किया जाएगा। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कुछ चीज़ों पे तो बात हो रही है, यानी कि निजकारी का जो प्लान है उसको बार बार हुकूमत उस पर ज़्यादा तवज्जो रख रही है और उसका जिक्र भी करती है। कुछ इदारे उन्होंने
सामने लाए भी हैं कि इनकी निजकारी तरजीह बुनियादों पर होगी। तो आपको लगता नहीं है कि जो निजकारी का प्लान है ये भी एक आइसोलेशन में होने वाला स्टेप है, ये भी किसी बड़ी पॉलिसी का नहीं है हिस्सा? निजकारी के मतलब ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन निजकारी के ऊपर कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। ये ज़रूर कहा गया है कि हम ये वाले इदारे जो हैं इनको टॉप प्रायोरिटी रखेंगे, लेकिन इस चीज़ की तवक्को कर लेना कि अगले 3 महीनों में इलेक्शन से पहले किसी चीज़ की एक्चुअल निजकारी हो पाएगी, मैं समझता हूँ कि अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं हम। बिल्कुल ठीक। निजकारी जो प्रोसेस है वो लंबा होता है। अभी एडवाइजर्स को इनवाइट किया जा रहा है, आलमी एडवाइजर्स को। अभी हम एक्चुअल निजकारी से बहुत दूर हैं। तो दोबारा से ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन किसी किस्म की ठोस पॉलिसी सामने नहीं आई कि किस पॉलिसी के तहत इन इदारों को जो है ठीक है, वो मैं पहले से। इस रोड मैप की तरफ वापस आती हूँ कि ये रोड मैप कैसे सामने आ सकता है, लेकिन काशिफ साहब आपकी एक डेलीगेशन के साथ आर्मी चीफ साहब से मुलाकात भी हुई थी, फिर अभी आपने हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, जिनके बारे में जो सियासी मुबस्सरीन हैं वो समझते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आप भी यही सोच के उनसे मिले हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? पहले तो ये बताइए। देखें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया। मियाँ साहब ने उनके ग्रुप ने राब्ता किया है कि वो बिजनेस कम्युनिटी से राब्ता करना चाहते हैं और वो बिजनेस कम्युनिटी से उनके इश्यूज को सुनना चाहते हैं, और ये बहुत खुशाइंद बात है। और हम भी ये बार बार यही कह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को एक सिमत पे ले जा सकें। किसी पार्टी के आने और किसी पार्टी के जाने से हमारी पॉलिसीज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि अभी फरक सलीम साहब भी यही बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी पॉलिसीज जो बार बार कहते हैं कि किसी भी पार्टी के जीतने या हारने से हमारी इकोनॉमी का पहिया, हमारी तरक्की का पहिया नहीं रुकना चाहिए। तो बहुत खुशाइन बात है। हमने इतनी बड़ी पार्टी को, जो अगर आप कहती हैं चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अगर अवाम वोट देगी तो जरूर बने, कि हमने आने वाले वजीर आजम के साथ अपने तमाम उन इश्यूज को डिस्कस किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी कोशिश करेंगे। और जो हम दो मोटी बातें कि इस वक्त अपने रुपए को मुस्तहकम कैसे करना है, और दूसरी बात ये कि महंगाई को कम कैसे करना है। तो अगर हमारा रुपया मुस्तहकम हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारी जो जितने भी इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन है, डिवेल्युएशन है, इंटरेस्ट रेट है, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम अगर अपने लाइन ऑफ एक्शन बना लें और अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक तरीके से कर लें, तो पाकिस्तान बहुत जल्दी मुश्किलात से बाहर निकल सकता है। अच्छा, आप जी। भी वही बात करें जो डॉक्टर साहब करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी पॉलिसी के फुकदान की बात ही है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन काशिफ साहब को लग रहा है कि शायद जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, मिसाक मईशत, वो कोई खदोखाल पेश कर सकता है इकनॉमिक पॉलिसी के। आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ बयानात की वजह से पाकिस्तानी सियासत चलती है, ऐसे में कोई इस तरह का चार्टर हो सकता है? और अगर चार्टर नहीं हो सकता तो फिर क्या तरीक़ेकार किया जाए कि जो इकनॉमिक इमरजेंसी है उसके मामलात को अलग से तय कर लिया जाए? जी तंजीला, दो बातें हैं। देखिए, पहली बात तो इसमें इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अभी जो IMF का प्रोग्राम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, ये एक कामयाबी समझ लीजिए हुकूमत के लिए। और उसकी वजह ये है कि हम 1950 से मेंबर हैं IMF के, और कोई 24 प्रोग्राम पाकिस्तान और IMF ने आपस में तय किए थे, जिनमें से 21 जो हैं उनमें हम नाकामयाब रहे हैं, वो मुकम्मल नहीं हो पाए। एक मुझे याद आता है, मुशर्रफ साहब के ज़माने में शौकत अजीज साहब ने कहा था कि हमें दो बकिया एक साथ जो हैं वो नहीं चाहिए, और एक नवाज शरीफ साहब के ज़माने में प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था, जिसमें हमें तकरीबन दर्जन के करीब वेवर्स दिए गए। तो एक तो भी जो अग्रीमेंट हुआ है ये वाकई एक कामयाबी है, और तारीखी कामयाबी है। दूसरा, आपने कहा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क का आपने आपने जिक्र किया, और पहले भी इसका जिक्र किया गया। देखिए, इसमें इशू यही बन रहा है कि इलेक्शंस के बाद क्या होगा। क्या जो पिछले 3 महीने की पॉलिसीज हैं, जिसमें माशी फैसला सादी जो है वो सियासी एजेंडे से बालातर होकर की गई है,
क्योंकि एक गैर सियासी हुकूमत जो थी वो बैठी हुई थी। अब अगर इलेक्शंस के बाद एक सियासी हुकूमत आती है और दोबारा से माशी फैसला साजी जो है वो सियासी एजेंडों के तहत की जाती है, तो फिर तो नताइज वो निकलेंगे जो हमने पिछले आप समझिए कि 25-30 साल में देखे हैं। तो बड़े बड़े सवालात हैं इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है। क्या सिविल और मिलिट्री के ताल्लुकात किस रुख में जाएंगे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद जो मखलूत हुकूमत सामने आएगी वो किस किस्म की होगी। इलेक्शंस के फौरन बाद जो इलेक्शन के नताइज हैं, क्या उन पे एतमाद होगा आवाम को या नहीं होगा। तो बड़े सवालात हैं पोस्ट इलेक्शन के बाद, और ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा। ठीक है। अच्छा, इन सवालों के साथ साथ जो काशिफ साहब आप खुद सवाल करें, मैं वही सवाल आपके पास लेके आती हूँ कि अभी IMF का एग्रीमेंट भी हो गया, कुछ आपने देखा कि कुछ जो कीमतों में कमी का सिलसिला है वो भी हुआ, बिजली की चोरी को रोकने के लिए भी इकदाम किए गए, और जो भी माफियाज थे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे उनके खिलाफ भी एक बड़ा इफ़ेक्टिव क्रैकडाउन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी तक शायद वो समरात नहीं पहुंच रहे। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा करना चाहिए कि आम आदमी को भी फ़ायदा हो इन सारे स्टेप्स का? जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी काशिफ साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए बात ये है कि आम आदमी तक इसलिए अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा कि हमारी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है और उसकी वजह से हमारी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अब चीज़ें क्या कम हुई हैं, हमने एक पॉइंट ये उठाया कि आपके जो स्टेट बैंक में इंटरबैंक का रेट है और ओपन मार्केट का रेट है, वहां पर डॉलर के फ़र्क को कम होना चाहिए, वो फ़र्क कम हो गया। अब अल्टीमेटली वो तो इलीगल, अगर 30 से 35 रुपए का फर्क भी था तो जो आपकी इंपोर्ट है उसमें तो उस तरह से वो नहीं आएगा ना, वो कॉस्ट जरूर बढ़ेगी। अब आम आवाम को तब तक फायदा नहीं पहुंचेगा जब तक आप अपनी यूटिलिटी की प्राइसेस को कम नहीं करेंगे, जब तक आप पेट्रोल की प्राइसेस को आप कम नहीं और करेंगे, जब तक आप बिजली की प्राइसेस को आप और कम नहीं करेंगे, और जब तक आपका रुपया मुस्तहकम नहीं होगा। बात यह है कि अगर एक इंडस्ट्री है, अगर उसने बैंक से कर्जा भी लिया है तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो तो 22% है, वो तो कम नहीं हुआ। अभी खुशाइंद बात सिर्फ ये है कि वो 22 से और नहीं बढ़ा। अभी बैंक से जो आपको पैसा मिलना है वो तो 24, 25, 26% से वो कम आपको नहीं मिलेगा। आपके जो अगर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करती हैं तो जो मिनिमम वेज था वो तो आपका बढ़ गया है। आप अगर बिजली के बिल की बात करें तो पहले अगर 24 रुपए यूनिट था तो वो तो 50 से 60 रुपए हो गया है। आप अगर यूबीआर और सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो वो तो तमाम रेट्स बढ़ गए हैं। तो इस वक्त फौरी इम्पैक्ट को देना मैं नहीं समझता कि फौरी इम्पैक्ट आ जाए। हाँ, ये जरूर है कि इस इम्पैक्ट को जो एकदम इंक्रीज फौरन होता जा रहा था, रोज सुबह चेंज हो जाता था प्राइस में, यस यहाँ पर एक रुकाव आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। और जैसे ही आपकी इंपोर्ट पे जब आप, वो भी अल्टीमेटली तब होगा जब तक आपका रुपया मजबूत नहीं होगा। अब अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो सारा का सारा हाल है वो जाहिरी बात है रुपए के इस्तेहकाम में है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेके आ रही हूँ कि रुपए के इस्तेहकाम के लिए अब क्या करना होगा। हमने देखा है कि हम 340 से डॉलर को काफ़ी पीछे लेके आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर महंगाई की शरह देखें तो बुलंद तरीन महंगाई की शरह पाकिस्तान में अभी भी, और कुछ तो ऐसी अशिया हैं ज़रूरत की, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की, कि उनकी कीमतें तो लगता है कि कभी कम होंगी नहीं। तंजीला, मैं इसका जवाब आपको ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ। ये तो अमूमन बात होती है कि शायद जो आड़ती हैं उनकी वजह से कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, माफियाज बैठे हुए हैं और वो कीमतें कम नहीं करते। देखिए, असल वजह जो आप अगर किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगी तो वो आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस तेजी से पाकिस्तानी नोट छाप रहा है, कोई तरीका कार नहीं है कि इन्फ्लेशन, जो रेट ऑफ हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, जो महंगाई की शरह है, वो कम हो सके। ठीक है, एक मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आती हूँ डॉक्टर साहब तो यहीं से बात जहाँ पे आपने छोड़ी इधर से जोड़ते हैं। और फिर निगरान हुकूमत जो है वो कुछ प्लान कर रही है, एक तरफ निजकारी का प्लान है, दूसरी तरफ को वो सनती पॉलिसी का ऐलान भी करना चाहते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि वो कितना इफेक्टिव हो सकता है निगरान हुकूमत का ये प्लान, और आने वाली हुकूमतें कैसे इंश्योर उनसे करवाया जाएगा कि ये जो कंटिन्यूटी का प्रोसेस है ये भी चलता रहे। ब्रेक के बाद जी।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ साहब, पहले आप बता दीजिए कि एक तरफ तो ज़ाहिरी बात है, आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज से भी पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर काफ़ी पाकिस्तान ने ज़ोर डाला हुआ है, लेकिन शायद पाकिस्तान को जो प्लेजेस होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, वो पैसे पता नहीं कब आएंगे। तो एक तो हमारे ऊपर बोझ सैलाब की वजह से भी पड़ा और आइंदा भी ऐसे इवेंट्स होने के इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, ये कुछ बुनियाद रखना चाह रही है उन इस्लाहात की जो सियासी हुकूमतें नहीं रख पाई। तो आपको लगता है कि ये कामयाब फार्मूला होगा कि इस निगरान हुकूमत की जो मुआशी टीम है और जिस तरीके से अस्करी लीडरशिप भी साथ हर कदम पे साथ साथ है, ये मिलकर कोई बुनियाद वाकई रख सकते हैं, सही कर सकते हैं कुछ चीज़ों को? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें पिछली गलतियों से एक तो सीखना चाहिए और पिछली गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अब अगर हमने क्लाइमेट चेंज से हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो हमें ये पता है कि हमारे अब सैलाब ज़्यादा आने हैं। अब हमने खुद क्या किया है, सवाए सिर्फ इस बात के कि हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ ये देखें कि हमें डोनेशंस आनी है या हमें एड्स आनी है, हमने खुद अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया है? क्या हमने वाटर रिजर्वॉयर्स पे कोई काम करना शुरू किया है? क्या हमने कोई डैम्स बनाने की तरफ आना शुरू किया है? क्या पिछले डैम्स की सफाई हमने करनी शुरू की है ताकि वहां पर ही स्पेस ज्यादा हो जाए वाटर स्टोरेज की? तो देखें, ये पॉलिसी, ये इनिशिएटिव्स तो ऐसे हैं जो हमने खुद लेने हैं। और चलें, अगर पिछली हुकूमतों ने नहीं भी लिए, तो क्या हम आज कोई ऐसी पॉलिसी बना के जा रहे हैं? क्या आज हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं? क्या हम कालाबाग डैम पे काम शुरू करने को तैयार हैं जो हमें समझ है कि, और देखिए, जब हम कालाबाग या बाकी डैम्स पे भी काम करते हैं तो अल्टीमेटली जो हमारा 17-18 बिलियन डॉलर्स का फ्यूल इंपोर्ट होता है, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बेहतर होगा, हमारा एनर्जी मिक्स भी बेहतर होगा। लेकिन बात यह कि हमें कहीं से स्टार्ट लेना है और जब तक हम स्टार्ट नहीं लेंगे, चले ये गवर्नमेंट ही ले ले, लेकिन फिर वही बात है कि जो हमारे कंसिस्टेंसी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का सबसे बड़ा इशू है कि अगर ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर जाती है, तो अगली आने वाली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी, क्या वो उस प्रेशर को सर्टेन कर सकेंगी? क्या वो उसे कंटिन्यू कर सकेंगी? और इस गवर्नमेंट जो ये फैसले कर रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी के साथ है, SIFC साथ है, और उसमें भी हमारी लोकल और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की तवक्को है। लेकिन बात फिर वो यही है कि क्या हम अगली गवर्नमेंट्स को इतना, उनके पास इतनी होगी करेज कि वो ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिस पे वो बात नहीं करते, मैं कालाबाग डैम की बात बार बार कर रहा हूँ, क्या वो उसको दोबारा स्टार्ट कर सकेंगे या और डैम्स को भी? तो ये देखने वाली बात है। डॉक्टर साहब, आपके पास भी मैं यही सवाल लेके आ रही हूँ। पहले तो ये बताइए, ज़ाहिर है यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कि अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो किन चीज़ों पे सोच रही है। कुछ तो बातें ज़ाहिर है सामने आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत किसी प्लान पे काम कर रही है और कोई ऐसे रिफॉर्म्स करने की कोशिश या ख्वाहिश है उनकी जो शायद सियासी हुकूमतें अपने सियासी मफादात या सियासी मसलहतों की वजह से कर नहीं पाती। तो आपको लगता है कि इतनी स्पेस है, और अगर ये कर पाएँ कुछ, जो भी स्टेप्स इनके नज़र में अहम हैं, तो फिर उनको अगली हुकूमतें कैसे जारी रखेंगी, उनसे कैसे ये श्योरिटीज़ ली जाएंगी? दो या तीन सवाल आपने अपने एक सवाल के अंदर छुपाए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एक तफरीक करनी होगी, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि इंतज़ामी इक़दाम और पॉलिसीज़, हमने बहुत सारी इंतज़ामी इक़दाम देखे हैं, अब इनको पॉलिसीज़ में बदलते हुए देखना है। 50 साल की माशी गलतियां जो हैं वो आप समझिए कि 3 महीने के अंदर उनको कोई भी हुकूमत आके जो है वो दूर नहीं कर सकती। उस तरफ उस सिमत के तहत मईशत को बढ़ाया ज़रूर जा सकता है, अपना जो जिसको हम कहते हैं किबला दुरुस्त किया जा सकता है, उस तरफ हम अपनी पेशकदमी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये तवक्को रख लेना कि 3 महीने के अंदर जो है वो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी और 50 साल की माशी गलतियां जो हैं वो एकदम गायब हो जाएंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ख्वाहिश का इजहार किया। ख्वाहिश में और मंसूबाबंदी में, ख्वाहिश में और हिकमत अमली में, ख्वाहिश में और एक स्ट्रेटजी में फ़र्क होता है। ख्वाहिश हो सकता है आपकी भी है, हमारी भी है, हुकूमत की भी हो, क्या उस सिमत कोई मंसूबाबंदी की जा रही है? असल सवाल वो देखना है। तो बहुत सारी जो
हिकमत अमली सामने आई अभी तक वो रोटेट कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अंदर। और इंतजामी इकदाम की लिमिटेशंस होती हैं कि वो फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती हैं, लेकिन फिर उनकी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद फिर उन इंतजामी इकदाम को आपने तब्दील करना होता है पॉलिसी के अंदर। तो वो तब्दील से अभी नज़र नहीं आ रही। सही। आपने और पॉलिसी कंटिन्यूटी का जिक्र किया, वो बिल्कुल मुझे एसआईएफसी में वो पॉलिसी कंटिन्यूटी नज़र आती है। वो एक इदारा ऐसा बनाया गया है जिसका मकसद ये है कि अगर निगरान हुकूमत कोई पॉलिसी बनाएगी तो उस पॉलिसी को लेके आगे बढ़ा जाएगा, और अगली हुकूमत में भी एसआईएफसी का इदारा जो है वो कायम व दायम रहेगा। और उसमें फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक इन्विटेशन वाली पोस्ट दे देना, वो भी कोशिश इस तरफ है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम और काशिफ अनवर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को जिन मुआशी बहरानों का सामना है उसमें एक वाज़े पॉलिसी, एक रोड मैप कि 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 12 साल में पाकिस्तान के मुआशी इशारे क्या होंगे, कैसे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, उस पॉलिसी का फुकदान अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। देखते हैं जो सियासी जमातें इलेक्शंस में जा रही हैं, क्या वो कोई रोड मैप, को बड़ा प्लान, को बड़ा प्रोग्राम लेकर सामने आएंगी या नहीं। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है। सोमवार के दिन अहम समात है खान साहब के केसेस की, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे, और उन्होंने जो हिकमत अमली अपनानी है इलेक्शंस में जाने के लिए पार्टी ने, वो क्या है, उसके हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है, जब उसकी बात की जाए, इंतखाबी मुहिम कई जमातें शुरू कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अभी तक जेल में हैं। उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसमें भी अब कुछ पेशरफ्त का इम्कान है। पीर के दिन जो साइफ़र केस है जेल में, ट्रायल के हवाले से एक आम समात भी होनी है, लेकिन इस तमाम तर कानूनी जंग के साथ साथ वो इंतखाबी लड़ाई के लिए भी अपनी हिकमत अमली का ऐलान कर चुकी है उनकी जमात, और उस ऐलान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आज इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो एक हिकमत अमली का ऐलान किया गया है जिसमें, अगर मैं सबसे पहले नुक्ते पर बात करूँ तो ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि मुखालफिन का ये कहना है कि आप की जमात में जो लोग नोटेबल्स थे तकरीबन काफ़ी सारे छोड़ के जा चुके हैं। मुमकिन हो पाएगा? कैसे, कौन चुनेगा उम्मीदवार, कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? उम्मीदवार अल्टीमेटली खान साहब भी चुनेंगे। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और इसमें कोई ताज्जुब की बात होनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी, जिसको पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत पसंद करती है, वो हर सीट पे एक नहीं कई उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इंशाल्लाह पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी भी, इंशाल्लाह पीटीआई को अवाम की कसीर अक्सरियत वोट भी देगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस इलेक्शन के बाद जितने भी मुश्किलात हों, पीटीआई जो है वो हील भी करेगी और तरक्की के रास्ते पे भी डालेगी। लेकिन ये भी बताइए कि अगर इमरान खान साहब जेल में होते हैं इस सारी इंतखाबी मुहिम और अमल के दौरान, तो फिर कैसे आप अपनी जमात की सियासत और उसके मुस्तकबिल पे इसका असर देखते हैं? तंजीला, मेरे ख्याल में लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ज़माना बदल चुका है, और जब आपके खिलाफ ज्यादती होती है, सियासतदान का अपना बयानिया बनाना एक बात होती है, लेकिन अवाम की राय बनाना वो अवाम की अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, इमरान खान पे फेक केसेस किए गए, बाय इलेक्शंस ना नेशनल असेंबलीज में कराए गए ना प्रोविंशियल असेंबलीज में कराए गए, हर किस्म के इल्जामात और प्रोपेगेंडा किए गए, इमरान खान को अरेस्ट किया गया। उनके अरेस्ट होने के बाद एक ही दिन बाद एक इलेक्शन हुआ था पेशावर में, एक ऐसी सीट पे जो हम 3 साल पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में हारे थे, वो हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीत गए।
पिछले 2-3 महीनों में जितने भी पोल्स हुए, ऑनलाइन हुए हों, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने की हों, उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत पीटीआई के पीछे खड़ी है। एक मुल्क के अवाम की अक्सरियत गलत नहीं हो सकती ऐसे मामले में, वो पार्टी फिर गद्दार नहीं हो सकती। लेकिन और मेरे ख्याल जो बयानियां जिस तरीके का खान साहब जब जिस तरीके का बयानियां लेके चलते रहे हैं, जाहिर बात है उसमें उनके बहुत करीबी साथी असद उमर जैसे लोग भी ये समझते हैं कि उन्होंने टकराव की सियासत को हवा दी है और वो कौमी मफाद में नहीं थी। तो क्या इससे रिट्रैक्ट किया है आप लोगों ने कि भाई ये हमारा ये वाला नहीं है हमारा बयानिया, हम टकराव की सियासत में अब यकीन नहीं रखते हैं? मेरे ख्याल में कभी भी टकराव की सियासत में यकीन हम नहीं रखते थे। मैं अपने अल्फाज जरा सोच समझ के इसलिए चुनूंगा क्योंकि जो आपने कहा, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि ये टकराव वाले माहौल से थोड़ा आगे जाए, ये पीटीआई को छोड़ें। ये पाकिस्तान के फायदे में नहीं है, पाकिस्तान की रियासत के फायदे में नहीं है। और अगर पीएमएलएन ने एक ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत को स्टेट के सामने खड़े करने की कोशिश की। टकराव इससे बना। मेरे ख्याल में बात सिर्फ ये कि गलती तो हर कोई करता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप कोई भी इदारा ले लें और कह लें कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश ना हो, लेकिन बाज मौके ऐसे आते हैं जो आगे बढ़ने के होते हैं। क्या कोई ऐसा मौका आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कोई ऐसा मौका अपनी जमात के लिए और अपने लीडर के लिए? वो मौका जो है वो इलेक्शंस ही है ना। आप रुकावटें डाल रहे हैं, उन रुकावटों के बावजूद अवाम की राय नहीं चेंज हो रही। तो लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से कि खान साहब ने कोई गलती भी की है, कुछ तो उन्होंने ठीक भी किया होगा कि इतनी बड़ी तादाद अवाम की उनके पीछे खड़ी है। ये तादाद तो जाहिर बात है इलेक्शन वाले दिन पता चलेगी, इलेक्शन वाले दिन के ऊपर क्या? बिल्कुल इलेक्शन वाले दिन पता चलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये वैसे पाकिस्तान की हुकूमत को पता है, क्योंकि अगर पता ना होता तो नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शंस टाइम पे हो जाते, दोनों सूबाई इलेक्शंस टाइम हो जाते, ये जो इलेक्शंस हैं ये 90 दिन के अंदर हो जाते। शायद इमरान खान की केसेस इतनी जल्दी में कराने की कोशिश ना करनी पड़ती। तो मेरे ख्याल में जो अवाम की राय है, जो पब्लिक राय है, वो कभी कभी साफ पता होता। अच्छा, ये भी बताइए कि आप की जमात ने खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि अदलिया की निगरानी में होने चाहिए इंतखाबात, और दूसरा जो आपके साबिक वज़ीर आला और साबिक कुलीग हैं परवेज़ खटक साहब, उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त आई और वो समझते हैं कि इलेक्शंस को और डिले कर देना चाहिए। तो दोनों दरख्वास्तों के हवाले से बताइए क्या सोचते हैं आप? जो दूसरी दरख्वास्त है खटक साहब की, हमारे पुराने कॉलीग हैं और हमारे मशर भी हैं पश्तून कल्चर में, वो दूसरी दरख्वास्त तो आपके पिछले सवाल का जवाब दे देती है कि कौन सी जमात खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल है। क्योंकि ये मौसम का हाल अक्सर तभी ख़राब होता है जब किसी पार्टी की मकबूलियत कम होती है और आपके मुखालिफिन की मकबूलियत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त में अक्सर रिवायती सियासतदानों को मौसम याद आ जाता है। मौलाना फजल रहमान को भी याद आ गया था। अच्छा, जो आपका दूसरा जो दरख्वास्त की बात है कि जुडिशल ऑफिसर्स के मातहत इलेक्शन हो, देखें मुझे ये बता दें, कौन नहीं चाहता पॉलिटिकल लॉयल्टीज असाइड कि ये इलेक्शंस ऐसे हों जिनको सब माने? क्या ये ड्रामे बहुत नहीं हो गए कि हर इलेक्शन के बाद रोना रोते हैं कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे? किसी ने वैसे कहा था उस दिन मुझे, और ये पीटीआई का सियासतदान नहीं था, कि लगता है ऐसे पिछले इलेक्शंस में दूध पानी मिलाना पड़ता था, इस बार शायद पानी में दूध मिलाना पड़े सही रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर ऐसे है तो आप मुझे बता दें कि उस इलेक्शन के बाद कौन जो है वो रिजल्ट्स को मानेगा और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? फिर आप ये तो माने ना कि दूध में पानी मिलाना गलत था, तो फिर आपको हम मौका देंगे कि आप कहें कि पानी में दूध मिलाना भी गलत है। ये तो पीटीआई माने तो सही ना कि दूध में पानी मिलाया गया था।
नहीं, मैं आपको किसी और की बात पहुंचा रहा हूँ। मैं तो फख्र से ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्शन मैंने पेशावर में देखा है, बल्कि मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि 93 से मैं अपने चचा, अपने फैमिली को इलेक्शंस में हेल्प कर रहा हूँ। कभी इलेक्शन के दिन मैंने रिगिंग नहीं देखी। 93 से ठीक है। 2013 मैं पेशावर की बात कर सकता हूँ, जहां मैंने फिजिकली पोलिंग स्टेशंस देखे। ठीक है, उसमें वो छोटी मोटी रिगिंग होती है। अब आप ये देखें, एक इलेक्शन ऐसे था जिसके रिजल्ट विनिंग पार्टी भी देख के घबरा गई थी, वो था 77 का। से पहले अगर आपने तारीख पढ़ी हो तो भुट्टो साहब ने अपने मुखालफीन को अगवा किया, 18 या 20 सीटों पे किसी को कागजात जमा होने ना दिए। हालांकि 1 to 1 मुकाबले थे, वो रिजल्ट्स ऐसे आ गए कि 155 सीटें, 200 में से मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जीती, 35 सीटें जो है वो कंबाइंड ऑपोजिशन जीती। रिजल्ट क्या हुआ? 3-4 महीने उसके बाद पीएनए मूवमेंट का इंतशार, और 11 साल तक उसके ठीक है, बाद पार्टी बेस्ड इलेक्शंस नहीं हुए। सही। अब मैं आखिरी सवाल आपसे क्या पूछ रही हम हूँ, ये तारीख क्या दोहराना हम चाहते हैं? तारीख अगर नहीं दोहराएं तो क्या करें? उसके लिए क्या आप समझते हैं? दो बुनियादी चीज़ें जो करने की ज़रूरत है वो बता दीजिए, हमारे पास वक्त कम है। कि अगर ये तारीख नहीं दोहरानी और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को वापस लेके आना है, इलेक्शन से पहले कोई सियासी जमातों के हाथ में कोई मामलात हैं कि बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, क्या करें? वेरी सिंपल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल में सियासी जमातों के साथ बैठने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए अगर केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन अपना काम करें, और वो ये है कि एक बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अदालतों में मामले चल रहे, सिर्फ इमरान खान साहब के नहीं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं 9 मई के, उस अलावा भी फिलहाल ज्यादातर पॉलिटिकल प्रिजनर्स पीटीआई के होंगे, कि अदालतें आजाद नजर आए अपने फैसले देने में और उनके फैसले इंप्लीमेंट हो। सही। तो आप कह रहे हैं आप कि परवेज इलाही साहब को ले लें, आप पहले अली मोहम्मद खान साहब को ले लें, आप अभी उन खवातीन को ले लें लाहौर, जिनको 4-4, 5-5 बार अरेस्ट करने के बाद जब कोर्ट्स बेल दे देती है तो उनको 3 MPO में अरेस्ट कर दिया जाता है। तो आप मुझे बता दें कि इनसे कौन कंक्लूजन उठाएगा कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का बिल्कुल ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के ऊपर किरदार है, और दूसरा अदालतों में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब से हम बात कर रहे थे जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी हिकमत अमली और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।